नमस्ते नेचर दोस्तों। आज बहुत खुशी की बात है कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करवाना चाहूँगा हमारे रेस्पेक्टेड सर से, जो शायद कईयों के लिए अबूझ है, अनजानी है। डॉक्टर नेचर के एमडी श्री तारा प्रकाश तिवारी जी के साथ मैं अभी बैठा हुआ हूँ, तो मेरे मन में ये लालच आया कि क्यों ना सर से कुछ ऐसी जानकारी ली जाए, कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाए जो शायद डॉक्टर नेचर परिवार के कई लोगों को मालूम नहीं होगी या एमएलएम के कई लोगों को मालूम नहीं होगी, क्योंकि इतने कम समय में बहुत कुछ अचीव करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आइए अब हम तारा प्रकाश तिवारी जी से मुखातिब होते हैं और कुछ खट्टे मीठे उनसे सवाल करते हैं। सर नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जी जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम तारा प्रकाश तिवारी है और मैं जोबनेर, राजस्थान में एक जगह है जोबनेर, वहाँ का मेरा बर्थ है। और मेरे पिताजी आयुर्वेदिक वैद्य हैं, मेरे दादाजी भी वैद्य रहे। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि आयुर्वेद से है। पूरा परिवार पूरा जिंदगी भर आयुर्वेद में रहा और मेरे फादर आज भी आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कृषि महाविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में किया। एग्रीकल्चर रिसर्च में मेरा करियर भी था। उसके बाद हैदराबाद में मैंने प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट पे एक डिप्लोमा कोर्स किया 2 ईयर का। उसके बाद मैं वहीं एक हैदराबाद में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च में, वहाँ मेरा पोस्टिंग हो गया। मैं अपना जॉब हैदराबाद में कर रहा था। जॉब के साथ साथ ही मुझे कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ फॉर्चुनेट, कुछ भाग्यशाली लोगों की ज़िंदगी में अचानक आता है। तो शायद मुझे भी अच्छा सौभाग्य मिला और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने का मौका मिला। और मैं एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी जो हेल्थ और न्यूट्रिशन में काम करती है, उसमें मैंने एसोसिएट किया अपने आप को। सिंस मेरा इंटरेस्ट आयुर्वेदा में था, हेल्थ में था और पेड़ पौधों में था, तो उसी से रिलेटेड मुझे वो वर्क लगा। और अच्छी बात ये लगी कि मुझे बहुत सारे लोगों से मिल के मज़ा आया, एक फन लाइफ में आया। तो इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी। और जब पैसे के लिए, तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं मालूम था कि इससे पैसे भी आ सकते हैं मुझे। मैं अपनी जॉब में ही अच्छा समझता था कि काफ़ी अच्छा जॉब था मेरा। लेकिन बाद में जब मैंने लोगों को देखा कि लोग बहुत बड़ा इनकम अर्न कर रहे हैं और जॉब में मुझे कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा मुझे लगा, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली लिया। और लोगों के एक सपना होता है उस तरह की इनकम, उस इनकम तक मैं पहुंच पाया। और साथ ही मुझे इसी समय मुलाकात हुई, मेरे गुरु आप देख रहे होंगे राजीव भाई दीक्षित जी से मुलाकात हुई। और उनके दर्शन करने के बाद, उनसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनसे बिना प्रभावित हुए रह सकता है। उनके रंग में रंग ही जाएगा कोई भी व्यक्ति। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैं उनके रंग में रंग गया और उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और मुझे समझ में आया कि भारत वेलनेस इंडस्ट्री, जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बात किया करते थे कि वेलनेस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, उस समय इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो रही थी। आज तो खैर बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी गई है, इसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में आया राजीव भाई से मिलने के बाद कि भारत इस वेलनेस इंडस्ट्री में क्या हिस्सा ले रहा है। तो ये नेग्लिजिबल था, राइट। मतलब भारत में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी अपने हेल्थ प्रोडक्ट सेल कर रही थी, आज भी करती है, राइट। तो मुझे वो समझ में आ रहा था और मैं भी किसी न किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था जो कि अमेरिकन कंपनी थी और भारत में हेल्थ प्रोडक्ट सेल कर रही थी। सॉरी। तो मुझे राजीव भाई से मिलने के बाद ये समझ में आया कि भारत आयुर्वेद का जनक है। हमारे पूरी फैमिली, मेरी फैमिली भी आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। और मैं किसी और देश के आयुर्वेद बोल लीजिए, किसी देश के सप्लीमेंट, वहाँ के पेड़ पौधों से बनी हुई और इस तरह की जड़ी बूटियों से बनी हुई चीजें मैं भारत में सेल कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं भारत में कुछ ऐसा किया जाए। क्या बात। तो भारत के लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। भारत के लोगों का योगदान आयुर्वेद में तो निसंदेह बहुत बड़ा है। भारत के ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को बहुत सारे ज्ञान दिया। भारत के जो ऋषि मुनि है, चाहे मैं चरक की बात करूं, तो चरक ऋषि की जो उन्होंने जो किताबें लिखी, जो पुस्तकें लिखी, उनके ऊपर हजारों हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए अमेरिका में। भारत से कहीं ज्यादा अमेरिका में रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं भारत के ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई चीजों के ऊपर जी। तो ये सब लोग हमारा फायदा ले रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ही इन चीजों का फायदा लें, और इससे पूरी दुनिया का फायदा है। तो मैंने निश्चय किया कि मैं इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम ना करके और मैं अपनी ही कंपनी एक बनाऊं। और इसी ख्वाहिश के साथ मैंने अपना जॉब भी छोड़ा
और राजीव भाई के बताए मार्ग पे चल पड़े, किसानों के साथ जैविक खेती करने की तरफ हमने कदम बढ़ाया। बहुत सारे जगह हम लोग जैविक खेती हम लोग करते थे, आज भी कर रहे हैं, और यही वजह कि आज मेरे पास किसानों का बहुत बड़ा समूह, मेरे पास हजारों किसान पूरे देश में है। तकरीबन 8,000 से ज्यादा किसान परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं। वाह। तो ये किसान काफी समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, इनका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ रहा है। लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो ये बहुत तकलीफ वाला दौर था, क्योंकि जॉब नहीं है, मेरी आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन पे था। मतलब 10-15 लाख रुपए महीने का इनकम, मैं तो खर्च ही नहीं कर पाता था, राइट। और मतलब लुटाने वाली बात थी कि हम बहुत पैसा खुले हाथ से लुटाते थे। और बाद में जब जॉब छोड़ दिया, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी, तो फाइनेंशियल स्थिति 1-2 साल में बहुत बुरी हो गई। और बुरी से मेरा मतलब इतनी बुरी हो गई कि रोज की जिंदगी की भी ना सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि खर्चे लगातार थे, ट्रैवलिंग थी, किसानों से मिलना था, कई बार अपने जेब से पैसे लगाना पड़ता था। और 2007 आते आते मैंने फिर से एक तरीके से ठोस कदम उठाया और एक छोटी सी फैक्ट्री, जिस ऑफिस में हम बैठे हैं फॉर्चुनेटली आज उसी जगह पे, एक्चुअली में ये एक छोटा सा प्लॉट था, और उस प्लॉट में मैंने एक फैक्ट्री शुरू करी। एक तरीके से लोग किचन गार्डन स्टार्ट करते हैं, मैंने एक्चुअली किचन फैक्ट्री स्टार्ट करी। सुपर। एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे से मैंने फैक्ट्री स्टार्ट करी, और इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ती गई। वृत्तिकार रोबोटेक के नाम से कंपनी शुरू हुई 2007 में, और आज 2022 होते होते कंपनी आज 24 देशों में है, और बहुत सारे देशों में हमारे प्रोडक्ट बड़े इज्जत के साथ में लीगली सेल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट लोग इस प्रोडक्ट को ट्राई कर चुके हैं। वाह। तो इस तरीके से मेरे करियर की शुरुआत हुई, और बाकी तो अभी आपके सामने ही है। तो सर फिर आप तो कृषि में आपने स्नातक किया प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट में, जी। फिर आयुर्वेद का चुनाव कैसे हुआ? डेफिनेटली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी। देखिए, एग्रीकल्चर के, कृषि के बिना आयुर्वेद अधूरा है, राइट। जड़ी बूटियों की तो खेती करनी पड़ेगी। यस। हमारे भारतवर्ष में हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, राइट। तो पहले ये जड़ी बूटियां वनों में पाई जाती थी, और ऋषि मुनि इनको जंगलों से वनों से इकट्ठा करके और अपने पास रखते थे, और वो जो भी दुखी प्राणी रहते थे या जिनको आवश्यकता होती थी उनको ट्रीटमेंट दिया करते थे। आज के दौर में पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, और औषधीय पौधों की खेती की आवश्यकता आ पड़ी है। भारत जैसे देश में जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, जिसमें हम लोग गेहूं, चावल और जो भी फसलें हम लोग ट्रेडिशनली सामान्य तौर पे लगाते हैं, वहां पे इनकम के लिए किसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सब्जियां भी लगाते हैं, टमाटर की बात करें तो टमाटर की फसल जब आती है मार्केट में, क्योंकि फसल एक ही साथ हार्वेस्ट होती है, राइट। जब फसल का समय खत्म होता है, लोग एक साथ हार्वेस्टिंग करते हैं, काटते हैं फसल को, बाजार में बहुत भारी तादाद में फसल आती है, उस समय रेट सबसे कम होती है। जब किसान को बेचने का समय होता है, सब रेट सबसे कम होता है, क्योंकि हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग बहुत कम है, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे टमाटर पैदा हुआ और उसके बाद में 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो उसका प्राइस हो गया, और किसान को मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि उसको स्टोर नहीं कर सकता टमाटर को, है, तो उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, और उसको प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं है। जी। इसी तरीके से हमारे देश में अरबों रुपए की जड़ी बूटियां जो पैदा होती है, जंगलों में पैदा होती है, खेतों में पैदा होती है, खरपतवार के रूप में पैदा होती है, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां, अरबों खरबों रुपए की जड़ी बूटियां नष्ट हो जाती है, क्योंकि उनका हार्वेस्टिंग नहीं होता, उनका स्टोरेज नहीं होता, उनकी प्रोसेसिंग नहीं होती, राइट। तो एग्रीकल्चर में रहते हुए मुझे ये समझ में आया कि भारत जैसे देश में फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोसेसिंग वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तो ये कारण था कि मैं प्रोसेसिंग में आऊं, और प्रोसेसिंग में भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के क्षेत्र में आऊं, राइट, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं या फूड सप्लीमेंट्स बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे गोक्षरू की बात करूं, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में आज भी मुझे लगता है कि साल का 500,000 करोड़ का गोक्षरू वेस्ट हो जाता होगा, क्योंकि जो कि बारिश के सीजन में खेत में खरपतवार की तरह उगता है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है और वो नष्ट हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में बकरियां या ऊंट उसको खाते हैं, राइट। तो जब प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आएंगे, जैसे मैं अभी राजस्थान के बहुत सारे किसानों से बहुत सारे खरपतवार खरीदता हूँ, जो खरपतवार है जिनको नष्ट कर दिया जाता है, जैसे राजस्थान में गोक्षरू होता है, अपामार्ग होता है, ये सब खरपतवार है। इसके अलावा बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं, जैसे इंद्रायण है, शंखपुष्पी है, बबूल है, नीम है, कासनी है, बहुत सारे सेंजन है, मोरिंगा जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजों को लोग प्रोसेस नहीं कर पाते। एक तो ये रीजन था कि मैं प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, भारत में असीम संभावना है। भारत में फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में मुश्किल से 2 से 5% हम चीजों को प्रोसेस कर पाते हैं,
थाईलैंड जैसा देश जो हमारे से बहुत छोटा है, वो लगभग 48% तक प्रोसेसिंग में, यानी कि हम थाईलैंड से भी पिछड़े में हैं, कहने को हम लोग बहुत डेवलप हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत अगले 25 सालों में विकसित देश बनना चाहता है। तो विकसित देश बनने के लिए वहां की इकोनॉमी को बड़ा बनना पड़ेगा, और इकोनॉमी के लिए मेरे सोर्सेस होने चाहिए कि किस तरीके से हम पैसा का अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फूड प्रोसेसिंग और आयुर्वेदिक सेक्टर ये बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है। दूसरा चीज, हमारे देश के अंदर आयुर्वेद हमारा देश का जनक रहा। मैंने अपने पूरे परिवार से जाना, मेरा पूरा परिवार आयुर्वेद से है। मेरे पिताजी से मैंने जाना कि आयुर्वेद से असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है जी। तो हम करोड़ों रुपए देश के लोग खर्चा कर रहे हैं विदेश से दवाइयां मंगाने में जी। हमारे देश के अंदर जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो सबसे ज्यादा यूज होती है, आयुर्वेद से भी ज्यादा आज की तारीख में। छोटी सी जुकाम होती है तो हम लोग मेडिसिन लेके आते हैं, एलर्जी हो तो, सिर दर्द हो तो, सबके लिए मेडिसिन लेके आते हैं। ये मेडिसिन आ कहां से रही है? ये बाहरी देशों से इंपोर्ट होती है। भारत डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। भारत के अंदर हजारों करोड़ों लाखों लोगों को डायबिटीज है। भारत डायबिटीज में जितना पैसा खर्चा करता है ना, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, उपचार में, इतना पैसा खर्चा हो रहा है कि वो पैसा अगर बचा लिया जाए तो भारत की आर्मी 10 गुना हो सकती है। तो हम हमारे देश को, लोगों के स्वास्थ्य को सुधार के हमारे देश को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग जाके बॉर्डर पे सैनिकों की तरह लड़े। हम भी अगर प्रोसेसिंग करके जड़ी बूटियों को और हमारे देश के लोगों को उनका उपयोग करवा के अगर बीमारियों को रोक सकते हैं तो वो भी देश की सेवा होगी। ये कारण रहा कि हमारे देश का बहुत सारा पैसा हमको खर्चा करना पड़ता है अंग्रेजी दवाइयों में। उसके अलावा जो तीसरा कारण है, क्योंकि मैंने जब देखा कि वेलनेस इंडस्ट्री, पॉल्सन पिल्जर की बुक आपने भी पढ़ी होगी, काफी फेमस है वेलनेस रिवॉल्यूशन के ऊपर, तो उसमें बताया गया कि वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेज गति से बढ़ रही है। पूरी दुनिया के लोग बीमार पड़ रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है। तो भारत इस बढ़ती हुई जो सेक्टर है वेलनेस इंडस्ट्री, इस क्रांति में बहुत बड़ा हिस्सा ले सकता है। तो इसलिए आयुर्वेद का सेक्टर बहुत जरूरी था और इस सेक्टर में असीम संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैं एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए, देखिए कृषि जो खेती हो रही है, मैं चाहता हूं कि किसान सामान्य फसलों के बजाय या सामान्य फसलों के साथ साथ में औषधि पौधों की खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकता है, राइट? क्योंकि जो राजस्थान में जैसे बाजरा पैदा हो रहा है, राइट, तो बाजरा की कीमत बहुत कम मिलती है। तो बाजरा के साथ में उसके बाद 10 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ में अगर वो एलोवेरा करता है, जो कि मरुस्थलीय पौधा है, जो कि आसानी से उगाया जा सकता है, तो उसकी इनकम बाजरा से जितनी होगी उससे 4 गुना इनकम एलोवेरा से हो सकती है, राइट? तो ये आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे देश के लिए। और भारत ऐसा देश है जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को उत्पादन करने में सक्षम है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके की जियोग्राफिकल कंडीशन है, अलग अलग तरीके की जलवायु है। हमारे पास मरुस्थल भी है, तो हमारे पास समुद्र भी है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास हर तरीके की जलवायु है। तो हम कई भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पैदा कर सकते हैं, इनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग का ज्ञान है। हमारे पास 5000 साल पुराना आयुर्वेद का ज्ञान है। हमारे पास 5000 साल पुराना कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, हमारे पास मोबाइल बनाने का ज्ञान नहीं है, हमारे पास ऑटोमोबाइल बनाने का ज्ञान नहीं है, हमारे पास आईटी का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे पास ये 5000 साल पुराना जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, राइट? तो 5000 साल हमारे बच गए हमारे R&D करने के, राइट? तुलसी के बारे में भगवान कृष्ण, आज जन्माष्टमी का दिन है, बहुत शुभ दिन है, तो भगवान कृष्ण से बड़ा तो कोई वैद्य हो ही नहीं सकता। उन्होंने पूरी दुनिया को तुलसी का महत्व बताया जी। तो हमको ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट हमारे जीन्स में है आयुर्वेद, तो इसका फायदा हम लोग ले सकते हैं। और भारत आज बहुत सारी चीजों पे निर्भर है, राइट? भारत बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, लेकिन आयुर्वेद ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया को दे सकते हैं। तो भारत जितना इंपोर्ट कर रहा है, अगर उतना हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दें तो भारत का एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का जो गैप है, जो डेफिसिट है, वो कम हो जाएगा और भारत को फॉरेन रिजर्व जो है वो बेटर हो जाएगा भारत का। तो ये सब कारण है आयुर्वेद बनाने के। सर, ट्रेडिशनल मार्केट और MLM, ये दो एकदम विपरीत ध्रुव जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो आप इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केट में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका बहुत बड़ा नाम है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में इतना तगड़ा अनुभव, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आपके पास, तो भी आप MLM में कैसे आए? क्योंकि MLM को लोग सरदर्द बोलते हैं। देखिए,
नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग दो चीज होगी, राइट? जी जी, मार्केटिंग शब्द दोनों में है। दोनों में। ट्रेडिशनल मार्केट क्या है कि किसी भी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और लोगों तक पहुंचाना उसका मकसद है, जी राइट? वो तरीका कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिशनल में अलग तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग में अलग तरीका है, जी लेकिन दोनों ही प्रोसेस में हमें प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। जी। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि जो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने का तरीका है वहां बहुत सारी समस्याएं आ गई है, राइट? वहां जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा मार्जिन बांटना पड़ता है, सेलिब्रिटीज को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें तो हम सब जानते हैं जी। लेकिन मुख्य रूप से जो चीज हमें जाननी चाहिए वो ये है कि आज जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो कंपनीज कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जो ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, उनके भरोसे चल रही है। ओके। उनको मालूम है कि मेरे प्रोडक्ट का विज्ञापन आता है, मेरा प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा। ये मानसिकता उनको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता करवाती है। ओके। मार्केट का जो प्रेशर है, रिटेलर, होलसेलर, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं तो उनका बड़ा बड़ा किराया लगता है, राइट? जैसे बॉम्बे और गुड़गांव में, दिल्ली में बड़े बड़े शोरूम है, वहां अगर आप प्रोडक्ट रखने जाते हैं तो वो कहते हैं प्रोडक्ट रखने से पहले आपको पैसे भी नहीं देंगे, आप वहां पे अपना 50,000 रुपए का, 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट रखिए और साथ में महीने का 50,000 दीजिए। अरे वाह। ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट का पैसा नहीं देंगे। आपका प्रोडक्ट अगर सेल हो गया उसके साथ में विज्ञापन भी होना चाहिए, आपका सेल्समैन भी होना चाहिए और प्रोडक्ट बिक गया तो आपको वो 50%, 60%, 70% काट के आपको पैसा दे देगा। अरे ये प्रेशर कंपनीज पे आ रहा है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो है उसको भी समझौता कर रही है क्योंकि वो रिटेलर और उनसे मार्जिन की डिमांड करता है। ये तो मुख्य कारण है। एक और कारण है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को, आयुर्वेदिक मेडिसिन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें लोगों को नॉलेज देना पड़ेगा। लोग क्यों इस्तेमाल करें? देखिए, आपको सिरदर्द हो रहा है, जैसे आपने कहा नेटवर्क मार्केटिंग सिरदर्द है, तो आपको सिरदर्द के लिए इजी, आसानी से उपलब्ध है, मेडिकल स्टोर पे आपको गोली उपलब्ध है, आप खा लेंगे। अब आप ऐसी चीज क्यों लेंगे जिसको जड़ी बूटी को आप पीना पड़ेगा या काढ़ा बनाना पड़ेगा या चूर्ण खाना पड़ेगा, तो वो कितना टाइम में ठीक होगा? तो लोगों में ये संशय है एक्चुअल में कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट धीरे काम करते हैं, कड़वे होंगे, लेना आसान नहीं होगा या उसमें परहेज करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें मिथ है, लोगों में भ्रम है जी। अब ये भ्रम कौन दूर करेगा? आज रिटेल की शॉप पे जो शोरूम खोल के बैठा उसके पास समय नहीं है जी। आपका विज्ञापन आता है, बच्चन साहब ठंडा ठंडा कूल का विज्ञापन करते हैं, कोई जाता है उसको दे देते हैं, वो नहीं समझाएगा कि इसको क्यों इस्तेमाल करना। तो आयुर्वेद के लिए, जैसे हमारे चरक ऋषि को मैं पढ़ रहा था, राजीव भाई के कहने पे अष्टांग हृदय मैंने पढ़ी, मैंने चरक संहिता मैंने पढ़ी, तो मुझे समझ में आया चरक ऋषि के बारे में अगर आप जानेंगे तो चरक ऋषि का नाम चरक क्यों है? चरक का मतलब घूमने वाला व्यक्ति, जो घूम घूम तक लोगों तक पहुंचे, प्रचार करे, राइट? तो आयुर्वेद को बिना प्रचार करे, बिना लोगों को समझाए बहुत मुश्किल है कि आयुर्वेद को एस्टेब्लिश कर सके। तो 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि भी घूम घूम कर लोगों तक प्रचार करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। तो आयुर्वेद के बारे में जानकारी, विज्ञापन अलग चीज है, लेकिन आयुर्वेद की समझ ये फिल्म स्टार नहीं कर पाएंगे जी। ये सेलिब्रिटीज पैसा लेके जो करते हैं, ये जो दिल से जिनका पैशन है, जो लगाव है, जो राजीव भाई में था, जो मुझ में है, जो आप में है, जो बहुत सारे लोगों में, जो पैसे के लिए नहीं, अपनी भावना से, अपने दिल से लोगों को आयुर्वेद के बारे में समझाना चाहते हैं, जो देश को बेहतर होता देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की लाखों करोड़ों लोगों की फौज अगर तैयार हो जाए तो ये प्रोडक्ट आयुर्वेद लोगों तक पहुंच जाएगा। जो मैं चाह रहा हूं वो काम आसान से हो जाएगा। इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता चुना, इस प्रोडक्ट को लोगों तक घर घर पहुंचाने के लिए, और इसके जरिए बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जीवन में भारत देश की या दुनिया की दो बड़ी समस्या है, अच्छा खाना और बेरोजगारी। तो हम अच्छा खाना आयुर्वेद के माध्यम से, न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट्स के माध्यम से दे पा रहे हैं, एंड सेम टाइम वी आर एबल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे रीजन है सर। ओके कुछ निष्ठुर सवाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिनको मैं ऐसा बोलूँगा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हो सकता है कुछ दिल को खरोंच लगाए। नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत खरोंच वाली भी लग चुकी है, तो पक चुके हैं अभी, तो यू आर वेलकम, आप जो भी पूछना चाहें। कई नेटवर्कर लोगों का एक सवाल होता है कि कंपनी कितने दिन टिकेगी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कंपनी कितने दिन टिकेगी, इसका जवाब अगर मैं दूं, पहले मैं थोड़ा सा आपको जवाब दे दूं, फिर मैं इसकी भूमिका बताता हूं। देखिए, जब तक ये दुनिया रहेगी जी, जब तक टीपी तिवारी रहेगा तब तक नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये कंपनी रहेगी। कारण मैं बता देता हूं जी।
देखिए, जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी तो मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास 2800 रुपए की पूंजी थी जब मैंने 2007 में शुरू किया ये बिजनेस शुरू करने के लिए, राइट। बाकी मेरे जो लाइबिलिटीज थे और मेरे जो भी चीजें थी वो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पैसा कमाया। बहुत सारी चीजें मैंने प्रॉपर्टी और हैदराबाद में बहुत सारी चीजें खरीदी थी, लेकिन मेरे पास जो कैश था वो नहीं था जी। यानी आओ तो मैंने छोटे से लेवल पे शुरू करी क्योंकि मेरा परिवार इसके लिए साथ देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन नेचुरली है कि कोई भी माता पिता या परिवार के सदस्य होंगे वो चाहेंगे कि आप एक सिक्योर जॉन में रहें, एक सेफ जगह रहें, आप जॉब करें। क्योंकि मेरे परिवार में तो किसी ने जॉब नहीं किया, मैं एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो सभी जॉब में थे, बिजनेस तो किसी ने किया ही नहीं। तो जब मैंने बिजनेस करने का सोचा और जब मैंने बताया तो कोई भी लोग मेरा सहयोग करने के लिए, आर्थिक सहयोग या मेंटली हेल्प भी करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे लगा कि ठीक है मेरे पास जो भी शुरू करता हूँ। जब मैंने 2800 रुपए से शुरू किया, मैंने जैसे बताया इसी जगह से मैंने शुरू किया, तो मैं आपको बता दूं आज जिस टेबल पे हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं जी, ऐसी टेबल भी खरीदने की मेरी औकात नहीं थी उस समय। तो जब 2800 रुपए से बिजनेस शुरू करके हम 24 देशों में चले गए, ये जो 2007 से लेकर अभी तक की जर्नी है, तो ये 10 लाख से ज्यादा लोगों ने विश्वास किया। पहले तो मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं था, मैं घर घर जाता था, लोगों को मैं गेहूं के जवारे का रस पिलाता था, मैं लोगों को सेंधा नमक देता था, मैं लोगों को अश्वगंधा देता था, मैं लोगों को त्रिफला देता था, लोगों को इसके बारे में मैं समझाता था, इसके महत्व के बारे में। और कुछ लोगों से जर्नी शुरू हुई। तो मुझे ये जो लाखों लोग जानते हैं, अगर ये सवाल उनसे पूछेंगे ना तो वो जवाब मुझसे बेहतर दे देंगे कि टिकेगी नहीं टिकेगी। जैसे हमारे आदरणीय के शर्मा जी, कृष्णकांत जी शर्मा जी जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल रहे, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो जवाब दे देंगे। ऐसे हजारों लोग हैं। तो 2007 में जब मैंने शुरू करी तब बहुत मुश्किल था। मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, मेरे पास लोगों का सपोर्ट नहीं था, मेरे साथ लोग नहीं खड़े थे, मेरे पास फैक्ट्री नहीं थी। अब 2007 से और अब तक इतनी जो मुश्किलें आई, अब तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा है। तो अब बंद करने का तो रीजन नहीं बनता भाई। जब बंदी करनी थी 2007 में करनी थी मुझे, 2008 में कर देता, 10 में कर देता, 11 में कर देता। अब 10 लाख लोग दुनिया में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा 22 देशों के अंदर हम इज्जत के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बैद्यनाथ के लिए मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, आज लगभग 10-12 साल हो गए बैद्यनाथ के लिए प्रोडक्ट बनाते हुए। डाबर ने हम पे विश्वास किया, हिमालय ने हम पे विश्वास किया, अभी मैनकाइंड हम पे विश्वास कर रही है, उनसे अभी कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। लीफोर्ड हेल्थ केयर ने विश्वास किया, ऊंचा फार्मेसी ने विश्वास किया। इस तरीके से 100 से ज्यादा इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड, ये हमारे एक रशियन कंपनी है, संमिता ब्रांड है, रशिया के अंदर मतलब लाखों बॉटल्स ये एलोवेरा जूस, आंवला जूस जो है मैं इनको बना के देता हूँ। मैन्युफैक्चर्ड बाय दलवर्ती कार्बोटेक लिखा रहता है, मार्केटेड बाय संमिता लिखा रहता है। ऐसे डे टू डे केयर ब्रांड है रशिया का बड़ा पॉपुलर, उसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सब जो हो चुका है तो अब बंद करने का तो सवाल ही नहीं है। ये जो दुनिया भर के अवार्ड गवर्नमेंट ने भर भर के हमको दिए हैं, पूरे दुनिया के देशों ने दिए हैं। अभी तो मैं बहुत बड़ा अवार्ड मुझे इंडिया से बाहर भी मिल रहा है। मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, मुझे वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर मुझे जो है मेंबर बनाया गया। तो ये सब अब तो हम लोग ऊपर रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो अभी बंद करने का तो मुझे लगता नहीं कि सामान्य इंसान भी समझ जाएगा कि 2008, 9, 10 में बंद करनी थी। अब बंद करने का सवाल तो लॉजिक पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि अब ऑलरेडी हम वेल एस्टेब्लिश्ड है कंपनी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जब बिजनेस नहीं चल रहा होता है, मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, किसी नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे थे। अब वहां से नेटवर्क कंपनी में जब काम कर रहे हैं, जहां भी उन लोगों का काम ठीक से चल नहीं रहा, पे आउट उनको आ नहीं रहा, या उनकी कंपनी बंद हो गई, या लीडर ने 4-5 बार कंपनी बदल ली, तो उसको लगा कि यार ये समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मतलब है कि लोगों से पैसा छीनना और अपना पैसा बनाना, क्योंकि उन्होंने अपने एमडी को वैसा ही देखा जहां वो काम कर रहे थे। तो उनको भी लगा कि यार ये अच्छा है, हम ही एमडी बन जाते हैं, हम ही माल बना के हम ही भाग जाएंगे जैसे हमारा एमडी भागा। और वो टीपी तिवारी जैसे किसी के पास जाते हैं कि सर हमारे लिए प्रोडक्ट बनवा दीजिए, पैसा देते हैं, प्रोडक्ट बनवाते हैं और 2-4-6 महीने में भाग जाते हैं। ऐसे मैंने 100 से ज्यादा लोग देखे हैं। इन लोगों से बहुत कुछ सीखा हूं मैं। तो इन लोगों का ध्येय यही होता है, राइट। मेरा ध्येय वो नहीं है। मेरा ध्येय मैंने जैसे बताया कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद को पहुंचाना है। मैंने मेरे गुरु राजीव भाई हैं, जो लोग बंद करते हैं उनके गुरु राजीव भाई नहीं होते हैं। क्या बात, राइट। जो बंद करते हैं वो लोग ऐसा 15 साल का संघर्ष नहीं करते हैं। जो बंद करते हैं उनको दुनिया भर के कंट्रीज से अवार्ड नहीं मिलते हैं, 10 लाख उनके पास कस्टमर नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल मिल गया होगा दोस्तों। जिसके मन में भी इस तरह का डाउट है तो इस सवाल को और इस जवाब को बार बार सुनिएगा, आपको इससे बढ़िया जवाब नहीं मिल सकता।
सर अभी आपने शमिता ब्रांड दिखाया, अभी तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो क्या अभी भी रशिया से ऑर्डर आ रहे हैं? और जी जी, अभी लगभग 15 दिन पहले ही रशिया हमने पूरा कंटेनर, फुल कंटेनर जिसको बोलते हैं, वो हमने डिस्पैच किया है। और ये जब पिछले 2-3 महीने से जब युद्ध का दौर चल रहा है, इस दौर में हम लोग 4 बार हम लोग डिस्पैच कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, रशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच बिजनेस को लेके। देखिए मैंने कहा, चाहे कोरोना हो या दुनिया की कोई भी महामारी या युद्ध हो, एक चीज है सेहत और अच्छा खाना, वो हमेशा लगेगा, राइट? बल्कि बिजनेस और बढ़ जाता है जब स्ट्रेस होता है या कुछ ऐसी कंडीशन है। चाहे इकोनॉमी में गिरावट भी आए तो हेल्थ का बिजनेस कभी गिरता नहीं है। तो रशिया में डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन वी आर डूइंग वेरी गुड। हमारे प्रोडक्ट काफी सेल हो रहे हैं और लगातार सेल बढ़ रहा है। बल्कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है। अपॉर्चुनिटी क्या आई है, क्योंकि रशिया में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट हैं वो यूरोप से इंपोर्ट होते थे, यूएस से इंपोर्ट होते थे, राइट? जैसे ही ये स्थिति आई तो भारत को एक तो पॉलिटिकली जो है रशिया के करीब लाके खड़ा हो गया है भारत, राइट? जो भी परिस्थिति डेवलप हुई। उसके अलावा क्या कि मार्केट में वहां शॉर्टेज है प्रोडक्ट्स की, क्योंकि यूरोप से साबुन नहीं आ रहे, क्रीम नहीं आ रही है, शैम्पू नहीं आ रहा है, फेस वॉश नहीं आ रहा, जो कि स्टोर्स में भरा पड़ा था। अब हमारे लिए जबरदस्त ऑर्डर आने लगे हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो हमसे ये चीजें मंगाने लगे हैं, बल्कि बिजनेस और बढ़ा है। एक और सवाल है, कोरोना के बाद क्या वाकई आयुर्वेद की तो वैल्यू थी ही सर जी, लेकिन क्या कोरोना के बाद वाकई इसकी वैल्यू में बहुत तगड़ा जंप आया? डेफिनेटली। देखिए कोविड के बाद में लोगों को समझ आ गया जी कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जी। एलोपैथी जो है वो, एलोपैथी ने एक्सपेरिमेंट किए लोगों के साथ जी। मैं एलोपैथी के अगेंस्ट में नहीं हूं। देखिए वो भी एक साइंस है, एक वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च की जाती है, प्रोडक्ट डेवलप करे जाते हैं और वो कहा भी जाता है कि इनके साइड इफेक्ट हैं, राइट? ये तो आपको चूज करना है। सिगरेट की डब्बी पे भी लिखा रहता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, आप लेते हैं तो आपकी चॉइस है। मेडिसिन पे भी लिखा रहता है इनके साइड इफेक्ट है। अगर आप गूगल करेंगे हर मेडिसिन के बारे में तो उनका लिखा रहता है कि आपको लीवर को डैमेज कर सकती है, आपको एलर्जी कर सकती है, आपको डायरिया कर सकती है, वगैरह जी। लेकिन कोविड के दौरान लोगों को ये समझ में आ गया कि हेल्पलेस हो गए लोग, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोग एडमिट हो रहे हैं और वहां पे मर रहे हैं। जिन लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया, इम्यूनिटी बढ़ाई, उन लोगों की सेहत ठीक रही। तो अब लोगों को कोविड के बाद में ये चीज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में समझ में आ गया कि इम्यूनिटी जो है आपकी बहुत जरूरी है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। जैसे आप एक हो सकता है आप दुबले पतले हो, राइट? आप आपके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, लेकिन तब तो आप सिक्योर हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड रात में छुट्टी में चले गए, आप अकेले हैं, तब गुंडे तो आपको मारने आएंगे, तो आप क्या करेंगे, राइट? लेकिन आप अगर इंटरनली आप खुद ही फिट हैं तो आप 4 लोगों को संभाल सकते हैं। इम्यूनिटी भी वही है, 24 घंटे आपके साथ रहती है और जो भी वायरस बैक्टीरिया आते हैं उससे आप खुद ही बीट लेते हैं, किसी और पे निर्भर नहीं है। एलोपैथी वो गार्ड्स हैं, राइट? और आयुर्वेद है कि आपकी इंटरनल इम्यूनिटी आप खुद को मजबूत रखती है। तो बहुत सेल बढ़ी है और लगातार भारत की जो भी आयुर्वेदिक कंपनी है सबकी सेल बढ़ी है। सौभाग्य से हम ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रहे थे, जिससे मैंने डाबर बैद्यनाथ का जिक्र करा, इंटरनेशनली बहुत सारे कंपनी, तो हमारी सेल तो बड़ी लेकिन इनकी सेल बढ़ने से हमारी सेल और बढ़ी। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा अच्छा, ऐसा सुनने में ऐसा कि कोरोना काल में सब बड़ी धंधे की हालत खराब, पूरी दुनिया का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और सब कुछ लोग कहते हैं कि सब खत्म हो गया, एक तरह से जीरो से शुरू किया जाए। तो इस कोरोना काल में भी ऐसा सुनने में आया और हम लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी, इस कोरोना काल में भी आपने एक कारनामा किया, तो वो कारनामे का ख्याल कैसे आया? क्योंकि वो वाकई कारनामा है, तो इसके विषय में अगर आप दर्शकों से। डेफिनेटली। देखिए कोविड की जब फर्स्ट वेव आई तो पहले 3-4 दिन तो समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। मतलब सडनली गवर्नमेंट ने कहा कि लॉकडाउन है। हमने तो टेलीविजन में देखा, मैं शाम को फैक्ट्री से आ रहा था, पता चला कि घर आती वाइफ ने कहा कि अरे कल से लॉकडाउन लग गया, राइट? हमने देखा ये क्या हो गया, अब फैक्ट्री में चलाना नहीं चलाना, गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या है, समझ नहीं आ रहा था, राइट? ना मेरे कोई एम्प्लॉय, सडनली दूसरे दिन कोई एम्प्लॉय नहीं आया, फैक्ट्री में नहीं आया, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, राइट? तब तक गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइन क्लियर नहीं थी और क्या होगा। तो मुझे ये था कि यार डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स की डिमांड अभी बहुत ज्यादा होगी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स सबको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि तो समझ में आ गया था कि वायरस जनित प्रॉब्लम है और इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटीवायरल ड्रग्स आयुर्वेद में बहुत हैं, राइट? मैं यहाँ और बता दूं एक चीज कि दुनिया में कहीं भी एंटीवायरल ड्रग प्रॉपरली नहीं है। एक्चुअली कोई भी बहुत सुटेबल वायरस के अगेंस्ट में काम करने वाली दवा, निश्चित रूप से काम करने वाली दवा नहीं है। लेकिन इतने हजारों साल की रिसर्च के बाद भी, लेकिन आयुर्वेद में हजारों सालों से, जैसे मैंने कहा भगवान कृष्ण ने तुलसी के बारे में बताया, तो तुलसी आयुर्वेद की पहली एंटी वायरल ड्रग है।
राइट, हजारों सालों से है। गिलोय हमारी एंटीवायरल ड्रग है, हल्दी हमारी एंटीवायरल ड्रग है, ऐसे करके बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग है। एनीहाउ, तो मुझे समझ थी कि इन चीजों की जरूरत होगी। अब मुझे लगा कि यार अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज ये रहेगा कि मैन पावर, अगर फैक्ट्री चलाने की, क्योंकि हम एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं आयुर्वेद औषधि में, तो हमें गवर्नमेंट परमिशन तो देगी, लेकिन इतने हमें जरूरत पड़ेंगे कि जितना मुझे माल की डिमांड है, प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उतना बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसे सोच रहा था, और मेरा अनुभव सेंट्रल जेल के साथ हैदराबाद में काफी अच्छा रहा। काफी अच्छा रहा का मैं समझा देता हूँ तो मैं वहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। हैदराबाद में चिल्लापल्ली एक जेल है, जहाँ पे मतलब एशिया की सबसे बड़ी जेल है। तो वहाँ के कैदियों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बहुत सारे, कि आप गृह उद्योग कैसे लगा सकते हैं, जेल से छूटने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यानी कि आंवला कैंडी बना सकते हैं, आप कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, और उनके साथ मिलकर हम कुछ साबुन भी बनाते हैं, राइट। तो मुझे ये ध्यान आया कि जयपुर में बहुत बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल, तो क्यों नहीं मैं इसके ऊपर कुछ काम करूं। तो मैंने सेंट्रल जेल से मैंने कांटेक्ट किया, और जो यहाँ के डीजी थे एक्चुअली महानिदेशक जेल, उनको मैंने फोन किया, NR के रेड्डी साहब को, कि सर ऐसा ऐसा है, और मेरे पास सैनिटाइजर बनाने की पूरी मशीन भी है, इक्विपमेंट से सब कुछ है, और तो क्यों नहीं हम आपके साथ मिलके कुछ कर लें, क्योंकि अभी हमें मैन पावर की समस्या है, आपके पास मैन पावर की प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ध्यान होगा उस समय आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिससे सैनिटाइजर बनता है, उसकी भी शॉर्टेज आ गई जी, राइट। तो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होने से वो भी मुझे मिल जाएगा जी, और एक अच्छा क्वालिटी का मुझे मिल जाएगा, राइट। तो मैंने जैसे प्रपोजल दिया, डीजी साहब ने तुरंत एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि मिस्टर तिवारी आप अभी आ जाइए। तो मैं तकरीबन शाम में 3:30 बजे उनके पास पहुंचा, मीटिंग हुई, सारा स्टाफ उनके साथ था, और उन्होंने बोला कि तिवारी जी कब स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा सर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, कल का कल हम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा दैट्स ग्रेट, आप जाके देखिए जगह। उन्होंने अपने लोगों को भेजा, उन्होंने मुझे जगह दिखाई, मैंने फाइनल करा। फैक्ट्री पे मैंने फोन किया, 2-3 जो लोग थे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड था, हमारे ड्राइवर थे, मैंने कहा ये मशीन को लोड करो और जेल लेके आ जाओ, राइट। उसके बाद हमने तुरंत लाइसेंस की प्रक्रिया करी, जेल में ये सारे प्रोसेस हुआ, और नेक्स्ट डे हमने इनॉग्रेशन किया, और फिर उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द फॉर्मेलिटीज थी धीरे धीरे वो पूरी करी, और हमने तकरीबन 1 लाख बॉटल सैनिटाइजर डेली हमने जेल में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अगले 4 दिन के अंदर। जिस समय एक सैनिटाइजर की बॉटल जो है कालाबाजारी हो रही थी, और हमने गवर्नमेंट रेट पे, मतलब मार्केट से आधी रेट के ऊपर लोगों को 100% प्योर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया, और पूरे हिंदुस्तान में हमने सप्लाई किया। अरे वाह, सुपर। तो जहाँ आप कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाता है। मतलब ये एक मैसेज है दोस्तों कि लोग समस्या में उलझ के रह जाते हैं, और जो विजेता लोग होते हैं वो समस्या में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जी, मुझे एक्चुअली उस समय सही में मन में यही आ रहा था कि देखिए जैसे लोगों में भय था जी, तो मुझे ये था कि ये कोविड जिससे उस समय, अभी तो हम लोग थोड़ा नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय लग रहा था कि पूरी दुनिया में भय का माहौल था, मेरे घर में भी था, मुझे भी था। तो मुझे मन में ये विचार आ रहा था कि आज के कुछ सालों के बाद ये सिचुएशन तो चल जाएगी, मुझे मालूम है जितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो वो एक दिन चली जाएगी, लेकिन मैं अगले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, या मेरे आने वाली जनरेशन को मैं बोल रहा हूँ कि उस समय ऐसा सा कोविड आया था, महामारी आई थी, और सब लोग घर में बैठे थे, मैं भी घर में बैठा था जी। एक तो मैं ये बता रहा हूँ, और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि सारी दुनिया घर में बैठी थी और मैंने इतना बड़ा काम किया, और मैं लगातार बाहर गया, मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि मैं लगातार घूम पाया, काम कर पाया, और मैंने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी बेटर होगी, ये सोच के मैंने कहा। क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक सवाल और है, कई लोग बोलते हैं कि लंबे समय तक जब नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी चल जाती है, यानी 2-4 साल के बाद, तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब कर देते हैं। ऐसा कई नेटवर्कर लोगों की शिकायतें होती है, शिकायतें क्या, आपस में चर्चा करते हैं। तो ये मतलब क्या, इसको हम किस वे में देखते हैं? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट बना क्यों था अमेरिका में, बड़ा अच्छा खूबसूरत बड़ा वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सीधा लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाए जी, राइट जी। तो मैन्युफैक्चरर्स किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर को, पहली चीज तो ज्यादातर, मैं सबका नहीं बोल रहा, ज्यादातर मैन्युफैक्चरर यही चाहता है कि उसके कंज्यूमर को प्रोडक्ट वो अच्छा क्वालिटी का दे पाए, लगातार दे पाए, सर्विस अच्छी दे पाए जी। ये आई क्यों कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में बड़ी तकलीफ थी, जो मैंने पहले बताया जी। बहुत सारे मिडिलमैन है, इनसे चक्कर में मैन्युफैक्चरर को कई बार समझौता करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर से तो कांटेक्ट नहीं होता इसका, राइट। ये जो लोग हैं एक्चुअल में, इनको, क्योंकि ये कंज्यूमर नहीं है जी, राइट, ये तो ट्रेडर है, यहाँ से माल लेना है, वहां पे देना है, राइट। तो ये कंज्यूमर के विषय में नहीं सोच रहे, मैन्युफैक्चरर के विषय में नहीं सोच रहे, ये अपने विषय में सोच रहे हैं।
इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का उदय हुआ, क्योंकि ये इंसान इन लोगों को सीधा प्रोडक्ट दे दे तो दोनों एक दूसरे के विषय में सोचेंगे, राइट। ये कंज्यूमर चाहेगा कि मेरा मैन्युफैक्चरर हमेशा सलामत रहे, मुझे ठीक से प्रोडक्ट देता रहे, और मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देता रहे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट ही वो इंडिया में आते आते या बहुत सारे देशों में भी लगभग पूरा खत्म हो गया। देखिए यहाँ 100 में से 99 कंपनियां, 99% ऑफ द इंडियन कंपनीज दे आर ट्रेडिंग कंपनीज, नॉट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। ओके, दे आर नॉट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, दे आर ट्रेडिंग कंपनीज। उनको अपना नाम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ना करके एक्चुअली उनका नाम कर देना चाहिए ट्रेडिंग कंपनीज, राइट। तो वो किसी और से प्रोडक्ट बनवा रही हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग का उदय इसलिए हुआ क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में बहुत बड़े दलाल बैठे हुए, सॉरी डोंट माइंड माय वर्ड्स, बट ये मिडिल मैन जो बैठे हुए इनका इंटरेस्ट सिर्फ अपना है। यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग जो आई, ये क्या कर रही है, वही दलाल का वही काम कर रही है, वही जो है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो ये बैठा हुआ था एजेंट, उसका काम कर रही है। ये मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदती है। अब मैन्युफैक्चरर से सस्ते क्वालिटी के प्रोडक्ट लेने चाहते हैं और कंज्यूमर को महंगा बेचना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं। इनको प्रोडक्ट से प्यार नहीं है, राइट। ये आज इस मैन्युफैक्चरर के पास में है। अब मैन्युफैक्चरर की कोई रीजनेबल प्रॉब्लम हुई, उसने कहा कि साहब कोविड में जड़ी बूटियों की रेट बढ़ गई है, पैकेजिंग मटेरियल की रेट बढ़ गई, पेट्रोकेमिकल्स की रेट बढ़ गई, इसलिए पैकेजिंग मटेरियल की रेट बढ़ गई। ये कहेगा मुझे 2 रुपए बढ़ा दीजिए, ये कहेंगे कि नहीं आप 2 रुपए की क्वालिटी कम कर लीजिए। कंज्यूमर नहीं कहेगा, ओके, ये कहेगा मिडिलमैन। लेकिन हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हैं, हम और हमारा ग्राहक, राइट। हमारे जो डॉक्टर नेचर के एसोसिएट है, ये हमारे कंज्यूमर भी हैं, ये हमारे प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं। तो मैं सीधा डॉक्टर नेचर के माध्यम से कंज्यूमर से कनेक्टेड हूँ। तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी गिराने का मकसद हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मकसद तो सेहत देने का है। हमारा प्रोडक्ट लगातार क्वालिटी बेहतर होता जा रहा है। जैसे मैंने बताया 2007 के अंदर हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, राइट। जैसे मैंने कहा, मैंने किचन से मैंने फैक्ट्री स्टार्ट करी और ये फैक्ट्री आज बहुत बड़ी हो गई है, आप देख चुके हैं, बहुत सारे लोग देख चुके हैं। तो हमने तब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जब हमारे पास संसाधन नहीं थे। आज हमारे पास दुनिया के बेस्ट संसाधन हैं। मैं इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं जो 100 साल पूरे कर चुकी हैं, उन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जब मेरी फैक्ट्री को विजिट करते हैं, या उनके परचेज के या प्रोडक्शन के या क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल के लोग जब विजिट करते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री भी काश ऐसी होनी चाहिए, राइट। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मतलब जो हमारे लोग हैं, हमारे स्टाफ है, हमने जो मेहनत करी है उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो जब हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज अभी हो गई है, अच्छा ये हो इसलिए गई है क्योंकि हमने लगातार इन्वेस्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, राइट। मैं चाहता तो जैसे बहुत सारी कंपनियां आज टीन शेड में चल रही है, राइट। आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां 50 साल हो चुके हैं जिनको वो टीन शेड में फैक्ट्रियां चल रही है, एयर कंडीशनिंग नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं है, राइट। तो हमें सब ये नॉलेज है। हम अपने लिए, खुद के लिए बड़े बंगले और बहुत सारी आलीशान गाड़ियां खरीदने के बजाय हम पैसा मशीनों पर, है ना, अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर खर्चा करते जा रहे हैं। इसलिए हमारी जो है क्वालिटी बेहतर है। तो क्वालिटी बेहतर ही और ज्यादा बेहतर होगी, ना कि कम होगी। और ज्यादातर जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं एमएलएम के अंदर, उनकी स्थिति ये है साहब कि उनको क्वालिटी के बारे में एबीसीडी नहीं पता। वो आरएनडी क्या होती है, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग क्या होती है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होती है, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और आज हम 22 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, ये क्वालिटी की वजह से ही करते होंगे साहब। आज यूएसए के अंदर प्रोडक्ट में मेरे क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाए तो मैं ही नहीं, मेरे परिवार के 2-4 लोग और अभी तक जेल के अंदर होते हैं, राइट। हम लोग आज यूके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं साहब। इंडिया की गिनी चुनी कंपनियां जो 100 साल पूरे हो गए, वो जापान में एक्सपोर्ट नहीं कर पाई हैं। हम कर पा रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा। वहां तो मेरी अप्रोच नहीं होगी, वहां तो मैं पैसे खिला के नहीं कर सकता हूं, है ना। तो लोग आसानी से समझ सकते हैं, मतलब कोई अनपढ़ आदमी भी होगा तो समझ जाएगा कि डेफिनेटली ये कंपनी क्वालिटी दे पाएगी, राइट। क्योंकि हम क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारा फोकस ही वही है, राइट। तो नो डाउट क्वालिटी हमारी कभी गिरेगी नहीं, बल्कि बेहतर होगी, क्योंकि हम लगातार और इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी अभी ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, लगभग 90% काम हो चुका। हम उसको, मतलब इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरीज बना रहे हैं, राइट। हमें लेबोरेटरी प्रोडक्शन में काम में नहीं आती है, राइट। उसकी इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम और बेहतर हमारे प्रोडक्ट को कर सकें। आने वाले टाइम में जो हमारे और बेहतर प्रोडक्ट आने वाले हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वो हम लोगों को और अच्छी सर्विस दे पाएंगे। 15 अगस्त
पूरा भारत जो है वो 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। जी 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 राइट सर। जी जी हमारा 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ जी और 15 अगस्त के दिन अपनी डॉक्टर नेचर का उद्गम हुआ। जी राइट सर, जन्म हुआ। जी। तो इस एक साल की जर्नी को आप किस अंदाज में देखते हैं? देखिए, एक साल की जर्नी मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जो जिंदगी का ड्रीम था, मैं 2007 से ही मेरा ड्रीम था कि एक दिन मैं एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सेफ लोगों का कैरियर बना सके, ऐसी मैं कंपनी बनाऊंगा। और मेरा सपना ये पूरा हुआ। और सिर्फ एक साल के अंदर हमने जो अचीवमेंट प्राप्त करे, हमने मतलब मेरी पूरी टीम, सारे डॉक्टर नेचर के जो एसोसिएट्स हैं, मैंने इतने साल नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने खुद अपना बिजनेस किया। मैं 70 से ज्यादा बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए, मैं अभी नाम तो नहीं बोलना चाहता, जिस कंपनी का नाम लीजिए, इंडिया की जो टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, बहुत सारों के लिए प्रोडक्ट बना चुका हूं और टोटल में 100 से ज्यादा कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बना चुका हूं। ये कंपनियों का एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसा पैसा बनाएं, कैसे लोगों को जोड़ें। मेरा मकसद है कि हम लोगों की जिंदगी में एक्चुअल में क्या चेंज ला सकते हैं, उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे एजुकेट कर सकते हैं। तो आज हमारे पास रिजल्ट के तौर पे ये है कि हम, मुझे लगता है कि 7-8 हजार लोगों को हम लोग मेडिसिन छुड़ा चुके हैं एक साल के अंदर जी। इसमें ज्यादातर डायबिटीज के लोग थे और बहुत गंभीर बीमारियों वाले लोग थे। हमने कंसल्टेशन दी डे 1 से। हमने जब कंपनी लॉन्च करी उसके कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन के बाद हमने डॉक्टर्स का कंसल्टेशन टीम हमने बना दी जी। ज्यादातर कंपनियां ऐसा नहीं करती है। हमारा कॉल सेंटर टीम जो है 2-4 दिन के बाद ही एक्टिव हो गया था, लॉन्चिंग के 15 अगस्त के तुरंत बाद में। तो ये हमारा अचीवमेंट है। हम लोग सूत्र प्रोग्राम, जिसके बारे में आप जानते हैं, स्किल अपग्रेडेशन थ्रू रेगुलर एजुकेशन, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो पर्पस है, लोगों को एजुकेट करना आयुर्वेद के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और सब चीजों में। तो आयुर्वेद के बारे में एजुकेशन के लिए हमने सूत्र प्रोग्राम चलाया और इस सूत्र प्रोग्राम से हजारों लोग हमारे देश के अंदर ट्रेन हो चुके हैं, आयुर्वेद का सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं, आयुर्वेद की बेसिक नॉलेज ले चुके हैं और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। तो एक साल ये बेमिसाल रहा और बड़ी अच्छी बात रही कि हम लोगों ने अमृत जो हमारा महोत्सव हमारी सरकार मना रही है, पूरी दुनिया में हमारे देश को लोग जान रहे हैं, हमारा देश प्रगति कर रहा है। और इस प्रगति में आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना के बाद की परिस्थितियों में मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ा सहयोग हमारे देश को भी दिया है और ये जर्नी आगे भी जारी रहेगी। ये तो अभी शुरुआत है, बाकी तो अभी बहुत सारे मंजिलें भी और ऊपर खड़ी होनी है। हमने तो अभी फाउंडेशन तैयार किया और फाउंडेशन आप सब लोगों के सहयोग से, पूरे डॉक्टर नेचर के एसोसिएट की हेल्प से हमने इतना मजबूत फाउंडेशन तैयार कर दिया है कि उसके ऊपर 1000 माले भी चढ़ा दोगे ना जेपी जी, तो ये हिलने वाला नहीं है। क्या बात है। 1-2 सवाल और है सर। डॉक्टर नेचर को लेके आपकी फ्यूचर प्लानिंग अगर कुछ पता चल जाए तो। फ्यूचर प्लानिंग, देखिए, मेरा डॉक्टर नेचर को ये है कि डॉक्टर नेचर से जुड़े हुए हर व्यक्ति की आय बहुत बड़ी हो जी। डॉक्टर नेचर में एक भी इंसान ऐसा ना रहे जिसकी इनकम लाखों में ना हो। एक तो मेरा सपना ये है। मैंने देखा है कि दुनिया की जो बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जी, उन कंपनीज को चलते हुए किसी को 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए जी। वहां जो लोग मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में, उन लोगों की आय बहुत बड़ी है। मैंने करोड़ों में, मतलब 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ महीना का मैंने इनकम देखा हुआ है अपनी आंखों के सामने, अपने लोगों के लिए। जहां मैं काम कर रहा था, मेरे अप्लायंस को मैंने देखा हुआ इस तरीके की इनकम लेते हुए। और उस समय से लेकर अब तक मैंने किसी भी भारतीय कंपनी के अंदर इस तरीके की इनकम नहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं वहां की जो मैनेजमेंट में एक्चुअल में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है जी, लेकिन वो कंपनी की सोच ही, विजन वहां तक नहीं है। मतलब बहुत सारे मैंने देखता हूं कि कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, उनका सपना है कि मैं 2 करोड़ महीने के कमाऊं जी जी। उनका सपना है कि मैं 10 लाख कमाऊं, उनका सपना है कि मैं 5 करोड़ महीने के कमाऊं। अरे आप अपने सपने पूरे करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं इसी वजह से लीडर्स डेवलप नहीं हो पाते। वो मालिक अपनी जेब भरने में लगा होता है, इसीलिए कई बार वो जो है प्लान चेंज करते हैं, क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि ज्यादा देना पड़ रहा है, तो फटाक से प्लान चेंज करेंगे कि मेरी जेब में कम आ रहा है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देते हैं कि उसकी जेब में कम आ रहा है, या प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं। नहीं, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है डॉक्टर नेचर का, वो प्लेटफॉर्म बनाई इसीलिए ताकि हम लोग इंटरनेशनली काम कर सके। और जो ये बड़ा पैसा इन मल्टीनेशनल कंपनीज में कैसे आता है, क्योंकि बहुत सारे देशों में काम करते हैं, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग इकोनॉमी है, अलग अलग करेंसी है। किसी समय में, फॉर एग्जांपल, यूक्रेन का भी प्रॉब्लम है, राइट जी। तो लेकिन एक कंपनी सिर्फ यूक्रेन में काम कर रही होती तो उसकी एकदम से टर्नओवर गिर जाता है। लेकिन अलग अलग कंट्रीज में आप काम कर रहे हो तो किसी समय किसी कंपनी की इकोनॉमी बूस्ट होती है, किसी समय किसी कंपनी की किसी कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होती है। लेकिन हम 20-25 अगर देशों में काम कर रहे हो तो जो एसोसिएट्स हैं उनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लगातार बढ़ती रहेगी। और
भारत के पास जैसे मैंने कहा आयुर्वेद के क्षेत्र में इतनी अपॉर्चुनिटी है, डॉक्टर नेचर की जो प्रोडक्ट है लोग प्यार करते हैं, रशिया में, अमेरिका में, बहुत सारे कंट्रीज में लोग प्यार करते हैं इनको। हमारी अश्वगंधा है, हमारा स्लीप वेल है, हमारा फ्रेशो टैबलेट है, हमारा शुगर बैलेंस है, हमारा व्हीट बार्ले ग्रास है, हमारा वासामृत है, हमारा पीड़ांत है, पीपल लव इट लाइक क्रेजी। तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं वहां पे, कोई नई बात नहीं है, राइट। तो हम इसको सारे के सारे सिस्टम को जहां वृत्तिका रोबोटिक जहां जहां काम कर रही है उनको हम डॉक्टर नेचर ब्रांड में नेटवर्क मार्केटिंग में कन्वर्ट करने वाले अगले 5 साल के अंदर अंदर, ये पूरे के पूरे 22 देशों में। क्या बात है। तो इसका बेनिफिट हमारे डॉक्टर नेचर एसोसिएट को डेफिनेटली मिलने वाला है अनडाउटली, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए पैसा और शोहरत और आपकी प्रोग्रेस आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आती है जी। सो मैं डॉक्टर नेचर में चाहूंगा कि हम वो रेस्पॉन्सिबल बने, हम उस तरीके की कैपेबिलिटीज लाएं कि हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को सक्षम बनाएं, राइट। ये बिजनेस सिर्फ ये थोड़ा सा नहीं है एक्चुअली, सिर्फ लाखों कमाने का अगर सोच के आए हो तो आप बहुत सारी कंपनियां पड़ी है, प्लीज आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत बड़ा करियर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर नेचर में सबका स्वागत है। और आने वाले समय में हमारी प्रोडक्ट रेंज और बढ़ने वाली है। हम पूरे के पूरे घर में काम में आने वाले ऑर्गेनिक मसाले हैं, अच्छे क्वालिटी के ऑयल है, घी है, जो भी चीजें आपकी पर्सनल केयर की कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब चीजें हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जो भी इंसान की सेहत को पॉजिटिवली इफेक्ट करती हो, ना वो पृथ्वी को, ना वातावरण को, ना इंसान को नुकसान करने वाली कोई भी चीज हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। ओके, यानी कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब तक हमने जो देखा है ट्रेंड, उसमें विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं और कारोबार करती हैं, पैसा बटोरती हैं और बटोर रही भी हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी विदेशी लोगों को भी भारत की कंपनी का परचम लहराते हुए दिखाई देगा। राइट सर। यानी कि हमारी कंपनी डॉक्टर नेचर कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो बहुत जल्दी ही अपना मतलब जन्म के साथ ही बहुत जल्दी जो है वो विदेशों की तरफ मूव कर जाए। देखिए डॉक्टर नेचर लॉन्च होने के बाद ऑलरेडी मैं 2-3 कंट्री विजिट कर चुका हूँ इसी पर्पस की वजह से। ये आप फ्लायर लीफलेट देख रहे होंगे, ये मेरा जिनेवा में अभी मैं गया था थोड़ा टाइम पहले, तो ये लीफलेट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे और लोग काफी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारे काफी सेटिस्फाइड है। हम नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्च करने के प्रोसेस में गए, जैसे आपको मालूम है यूक्रेन में हमारी प्री लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, यूक्रेन के लोग हमारे जो नेटवर्क के लीडर्स हैं वो यहाँ के भी गए और उसको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उत्साहित है। एनीहाउ हम और बहुत सारे देशों में लगातार प्रयास करते हैं और हम नेटवर्क मार्केटिंग में वहाँ के जो रूल्स हैं उनको सारे को हम लोग स्टडी कर रहे हैं 4-5 कंट्रीज के। वहाँ के लिए हमने हमारे जो सीए हैं, जो हमारे लीगल कंसल्ट एडवाइजर हैं, उनके साथ हम लोग लगातार कंसल्टेशन में हैं और जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। एक आखिरी सवाल सर, देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, हर डिबेट में हर जगह रही सर बेरोजगारी है। तो क्या आप मानते हैं कि एमएलएम जो है नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए देश की बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक काबू में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें असीम संभावना है। इसमें कोई आपको लिमिटेशन नहीं है, कोई दायरा नहीं है। हर इंसान इसका कंज्यूमर बन सकता है, हर इंसान इसका प्रमोटर बन सकता है, राइट। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है जेपी जी, कि हमारे देश में बेरोजगारी तो बहुत है लेकिन हमारा माइंडसेट ना नौकरी करने वाला है। ओके, राइट। हमको नौकरी करना है, हम चाहते हैं सिक्योरिटी चाहते हैं, राइट। भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का ज्यादा स्पीड से नहीं चलने के बहुत सारे कारण है। इसमें से एक कारण ये भी कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं। देखिए सिक्योरिटी तो आप किसी भी चीज में नहीं है आपको, राइट। बहुत सारे लोग यूक्रेन में जो है गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, वो सिक्योरिटी फील करते थे, अभी कहाँ गई सिक्योरिटी? सही बात है। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट में अच्छी अच्छी जॉब पे बैठे हुए थे, उनको लगता ही नहीं था कि कभी उनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी कहाँ गई सिक्योरिटी? उनके जॉब छिन गए, राइट। दूसरी चीज है हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं, हम सफल तो होना चाहते हैं लेकिन हम सीखना नहीं चाहते, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं रातों रात लखपति करोड़पति बनने, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक नेचुरल प्रोसेस है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कोई अद्भुत चीज नहीं है और मैं नहीं कहूंगा कि डॉक्टर नेचर ज्वाइन करते ही आप लखपति करोड़पति हो जाएंगे, राइट। ये अन्य जॉब की तरह, जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत समय आपको देना पड़ता है। समय देने के बाद आपको एग्जाम भी देना पड़ता है। सिर्फ आपने ऐसा नहीं कि आपने साहब एमबीबीएस में आपने दाखिला ले लिया और या एमबीए में आपने दाखिला ले लिया और 4 साल बाद कॉलेज जाएंगे कि मेरी डिग्री दे दो, सही, राइट, नहीं मिलेगी, राइट। आपको हर साल पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इस कंपनी में आईडी, उस कंपनी में आईडी, इस कंपनी में आईडी वो लगाते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा। वो कंपनियां कहती आ जाएगा,
क्योंकि उनको अपनी जेब भरनी है, तो कहते हैं कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, 10,000 दीजिए, पैसा आ जाएगा। जी। मैं कहता हूं मुझे यहां आपसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत के समान प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, हम आपसे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं लेते जी। राइट। हम ये कहते हैं कि यहां सफलता के लिए आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि पूरे महीने आप सीखिए, आप जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, और मंथ की जो क्लोजिंग आती है वहां पे एफर्ट करिए, यानी कि एग्जाम दीजिए, फिर उस एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम दीजिए, तीसरा दीजिए, चौथा दीजिए, और लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस यही है कि यहाँ पे लोग शॉर्टकट देखने ना आए, एक जुनैन एक नेचुरल प्रोसेस है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो एडवांटेज है वो एडवांटेज आपको मिलेंगे तब जब आप 2-4 साल एक जगह पे देंगे। तो कम से कम 3 साल अगर डॉक्टर नेचर को आप देने के उद्देश्य से आते हैं तब तो ज्वाइन करिए, और रातों रात करोड़पति बनना है तो बहुत सारी कंपनियां गूगल कर लीजिए, मिल जाए। ओके ओके, थैंक यू सर।